रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी स्पर्श का पाठ 10 प्रेमचंद का जो एक लेख है वह है बड़े भाई साहब, उसका अध्ययन करेंगे। उसके शेष भाग का अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 58 और 59 का अध्ययन किया था। आज हम पृष्ठ संख्या 59 के शेष भाग और 60 का अध्ययन करेंगे। आपने देखा पृष्ठ संख्या 58 और 59 में कि किस तरह से लेखक के बड़े भाई जो हैं उन्हें पढ़ने के लिए कहते रहते थे और खुद भी उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए पढ़ते ही रहते थे, लेकिन लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह कक्षा में अव्वल आए, अर्थात फर्स्ट आए, और उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए। इससे लेखक के मन में अभिमान आ गया और वो बस खेलते ही रहते थे। इस कारण उनके बड़े भाई साहब ने एक दिन जब वह गिल्ली डंडा खेल करके रात को आए तो उन्होंने उन्हें खूब डांटा और कहा कि उनकी कक्षा में किस तरह से पढ़ाई की जाती है। अगर आप अभी से अभिमान करोगे तो आप आगे चलकर कैसे पढ़ोगे। लेकिन जो लेखक है वह कहते हैं कि मैं खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, अर्थात रोज का बस पढ़ने का काम पूरा हो जाए कि मैं पढ़ा था, और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बस मेरा काम निकल जाए, मैं पास हो जाऊं और मुझे जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अर्थात जब मैं पास हो गया था तो मुझे अभिमान हो गया था, अपने आप पे विश्वास हो गया था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे डांटा, अभिमान करने से रोका, तो फिर से मेरा वही चोरों का सा जीवन शुरू हो गया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राणांतक यानी कि बहुत कठिन परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हो गई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, अर्थात मुझे डांट सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर यह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक, कनकोए कोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था।
भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी और समस्याएं अब सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था। उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकोए लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही थी। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ की ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ड्राम, न गाड़ियाँ। भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, अर्थात अचानक से उनके भाई साहब वहाँ आ गए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकोए के लिए दौड़ते फिरते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे से डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। आज हमने पृष्ठ संख्या 58 का और 58 का शेष भाग और 59 और 60 पढ़ा। आज इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।